आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ, आ रही है। अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, अगर जो भी देख रहे हैं जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कोई सब मायने नहीं रखता है। ये सब के लिए टेंशन हदम आराम से हटा दीजिए दिमाग से। बस आप पास कीजिए, बाकी सब चीज़ है जो आपको मिलेगा वहाँ, कोई टेंशन नहीं लीजिए आप। समझ गए? तो हम लोग है जो पार्ट 2 चालू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और देखिए भैया, यहाँ से क्वेश्चंस आपको लड़ना तय है। 100% क्वेश्चंस लड़ना तय है, आप जान लीजिए। समझ गए? तो चलिए, क्वेश्चंस का लेवल को समझिएगा, कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चंस आपके लिए आ रहा है। चलिए, ये है जो आपका पहला क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पीटी और मेंस दोनों के लिए। 71 पीटी में भी पूछेगा और मेंस में भी पूछेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो पहला क्वेश्चंस है कि जो भी देख रहे हैं, क्वेश्चंस कॉपी कलम लेके बैठिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप। समझ गए? पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत देश के शीर्ष 860 उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। देखिए, अभी चारों पॉइंट जो है आप ध्यान से जो पढ़िएगा, तब है जो आंसर दीजिएगा आप। छात्रों को 10 लाख तक का शिक्षा ऋण बिना किसी जमानत या गारंटी को मिलेगा। इस योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 7.5 लाख तक के ऋण के लिए केंद्र सरकार 75% क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी। इसमें से कितने कथन है जो सही है? आप जब तक ब्रॉड नहीं पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। और 71 में आप जान लीजिए कि 69 का प्रतिरूप है जो वहां देखने के लिए मिलेगा, रेप्लिका देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन है जो करवा रहे हैं। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। चलिए, इसका आंसर है जो दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं, इसका आंसर है जो दीजिएगा कि क्या आंसर इसका होगा जो। जरूर है जो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के भी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। गलत सही जो भी आ रहा है जरूर कमेंट करें। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये चारों ऑप्शंस है जो आपके सही है, चारों ऑप्शन सही है। और यही है जो आपके मेंस में, यही 4 पॉइंट लिख दीजिएगा ना, तो आपका पीटी भी तैयार हो गया और मेंस भी तैयार हो गया। क्या? कि 860 उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण दिया जाएगा। पहला पॉइंट एकदम सही है। दूसरा है कि 10 लाख तक बिना गारंटी के है जो ऋण देगा। इसके लिए 3600 करोड़ रुपया बजट में है जो 2024-25 से 30-31 तक। और है दोस्तों, 7.5 लाख तक के ऋण के लिए केंद्र सरकार 75% क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी।
तो ये चारों ऑप्शन है जो आपके क्या है, सही है। तो दोनों के लिए लिख लीजिएगा, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में मौद्रिक नीति के उपकरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में लगभग असफल रहते हैं? किस अवस्था में मौद्रिक नीति के उपकरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में लगभग असफल रहते हैं? बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी प्रभाव, खाद्यान्न फसलों और विशेष रूप से शीघ्र नाशवान की आपूर्ति घट जाना, और तीसरा ब्याज दर में कमी हो जाना। किसमें है जो लगभग है, जो क्या होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असफल होता है? सही कूट का चयन कीजिए, 1 2, केवल 2, 1 2 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां फोकस कीजिए, उस सब छोड़िए, उस सब का कोई दिक्कत नहीं है, आप फोकस कीजिए सिर्फ। आंसर बताइए प्लीज, आंसर बता दिए, पहला का आंसर बता दिए। कौन से, किस अवस्था में मौद्रिक नीति के उपकरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में लगभग असफल रहते हैं? ये 3 ऑप्शंस हैं और इसके सही कूट बताइए कि कौन सा कूट है जो सही है। क्वेश्चंस में दम होना चाहिए, समझ गए? जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर कर दें। चलिए, बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी प्रवाह, ये भी है जो दोस्तों है जो मुद्रास्फीति को असफल रहने में बहुत बड़ा काम करता है। खाद्यान्न फसलें विशेष रूप से शीघ्र नाशवान की आपूर्ति घट जाना और ब्याज दरों में कमी हो जाना, ये तीनों कारक है जो दोस्तों है जो क्या होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में लगभग असफल रहते हैं। जिनका सी है वो सही आंसर दिए हैं, जो सी आंसर दिए थे। अच्छा, चेंज कर लिया आप आंसर को, आंसर को आप चेंज कर लिए, नहीं सही तो बता रहे थे आप। 1 2 3 तीनों कारक है जो दोस्तों है जो नियंत्रित करने में क्या होता है, असफल है जो रहते हैं। चलिए, कॉस्ट फैक्टर, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आगमन निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा है जो किया जाता है? कॉस्ट फैक्टर पर है ना, एक होता है कॉस्ट फैक्टर है ना, लागत मूल्य, और यहां कह रहा है कि कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आगमन निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा है जो किया जाता है? कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन पढ़ लीजिए और अपने अनुसार से है जो देखिए कि कौन सा है जो सही आंसर होगा। चलिए, चलिए बताइएगा कि कौन सा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आगमन निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा है जो किया जाता है? फैक्टर कॉस्ट और कॉस्ट फैक्टर, बताइएगा। चलिए, तीसरा का क्या है कि जो इसका जो सूत्र निकाला जाता है, कारक लागत पर सकल, ये एक्चुअली क्या है कि इकोनॉमिक्स का टिपिकल टर्म है और हिंदी में लिखने पर है जो और ज्यादा टिपिकल हो जाता है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके इसी तरह के सवाल है जो पूछे जाएंगे
अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आप हिंदी में प्रैक्टिस किए हैं, तो आप ये सब वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा। कारक लागत, मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, ये सब वर्ड जो है हिंदी वाले आप जरूर है जो समझने का प्रयास कीजिए। अपस्फीति, मुद्रास्फीति, ये है ना, ये सब वर्ड को आप है जो जरूर है जो समझने का प्रयास जरूर करें। तो इसका क्या होगा, कारक लागत पल सकल घरेलू उत्पाद बराबर बाजार मूल्य पर सकल, क्या है, मार्केट प्राइस पर जीडीपी, क्या है, मार्केट प्राइस पर। देखिए इंग्लिश में आप जान जाइएगा, लेकिन है जो हिंदी में भी समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ध्यान बस इतना ही रख रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, घटाते हैं और सब्सिडी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, घटाते हैं और सब्सिडी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किस पे, कारक लागत पर अगर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है तो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। समझ गए, इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे है, बहुयामी निर्धनता सूचकांक के आगमन हेतु कितने सूचकों को प्रयुक्त किया जाता है। जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है दोस्तों, जो बहुयामी है, MOPI जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो बहुयामी निर्धनता सूचकांक के गणना हेतु कितने सूचकों का है जो प्रयुक्त किया जाता है, 3, 4, 6 और 10, बताइएगा। बताइएगा, बहुयामी निर्धनता सूचकांक के गणना हेतु कितने सूचकों का है जो प्रयुक्त किया जाता है। भारत में इसको और सूचक है, भारत में इसके और सूचक है जो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो निर्धनता सूचकांक में गणना हेतु कितने सूचकों का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। 3 है, 4 है, 6 है, 10 है। देखिए क्वेश्चंस का लेवल भाई हम लेके आएंगे जो पूछा जाएगा। आपका टाइम खराब करने के लिए हम नहीं आएंगे कि आपको लल्लू पुच्चू क्वेश्चन है जो दे दे, आप बहुत खुश रहे कि हाँ हम तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये सब क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने लायक है जो हम लेके आते हैं आपके सामने। चलिए आंसर बताइएगा इसका। इसका आंसर बताइए, कितना आंसर होगा, जो क्या आंसर होगा इसका बताइएगा। 3, 4, 6, 10। मेंस में अभी पढ़े होंगे ना ये सब। चलिए कोई बात नहीं, 10 मानक होते हैं, कितना, 10 मानक होते हैं। और भारत में नीति आयोग इसे क्या करता है, 12 मानक पर तैयार करता है। समझ गए, नीति आयोग भारत में 12 मानक पे और इंटरनेशनल लेवल पर है दोस्तों जो 10 मानक पे है जो तैयार किए जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एनसी सक्सेना समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। सब करंट का है क्वेश्चन, 1-2 महीना पहले का है। एनसी सक्सेना समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। एनसी सक्सेना समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना हेतु, रासायनिक उर्वरक पर सब्सिडी, कृषकों की आय को दुगुना करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और प्रशिक्षण। बताइएगा 5वां नंबर। ये सब VVI क्वेश्चंस है, सब VVI क्वेश्चंस है।
बताइएगा। एनसी सक्सेना, एनसी सक्सेना। बताइएगा। एनसी सक्सेना समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भाई मेरे यही सब क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। 70 वाला मजा मत लीजिए। अगर 70 वाले के चक्कर में है कि हम निकाल लिए थे, तो आप है जो गलतफहमी में जी रहे हैं आप। बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या होगा जो। एनसी सक्सेना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना की विधि सुझाने हेतु। एनसी सक्सेना याद रखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे, तब कहिएगा कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ गए। चलिए, कवच के बारे में बताइएगा। कवच बहुत न्यूज में था। कवच ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली के संगठनों में शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसको RFID को ट्रैक और वायरलेस डिवाइस के साथ उसका एकीकरण करना। रेल इंजन के ड्राइवर केबिन में ये लगा रहता है। रेलवे स्टेशन के टावर और मोडम सहित अधिरचना। रेलवे लाइन पर लगे सिग्नल और ट्रेन की गति सीमा को प्रदर्शित करने वाला केबिन इंस्ट्रूमेंट पैनल। ट्रेन की टक्कर संभावना को बताने वाला हेड गियर। तो बताइएगा कौन से कवच से रिलेटेड कथन सही हैं। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो। पर है ना, कवच बहुत चर्चा में था। उड़ीसा में घटना हुई या कहीं जहां भी घटना हुई, तो है जो कवच के बारे में है जो बहुत ज्यादा है जो ये न्यूज में था। कवक कवक कवच। बताइएगा कवच क्या है जो, कमेंट कीजिए। क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। अच्छा, डी बोल रहे हैं। और देखते हैं आंसर क्या आता है जो। और देखते हैं आंसर क्या आता है। चलिए, अब इसका आंसर है जो, देख लीजिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सही है। रेल इंजन के ड्राइवर केबिन में RFID रीडर लगा रहा था, ये भी सही है। रेलवे स्टेशन पर टावर ऑफ मॉडर्न सहित अधोरचना है जो इससे कनेक्ट रहती है। रेलवे लाइन पर लगे सिग्नल और ट्रेन की गति सीमा को प्रदर्शित करने वाला केबिन इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है। लेकिन दोस्तों, एक टक्कर को संभावना को बताने वाला हैंड गियर से रिलेटेड ये नहीं है। तो आपके ऑप्शंस 1, 2, 3 और 4 किसमें है? 1, 2, 3, 4। बी ऑप्शन सही होगा आपका। बी ऑप्शन है जो सही होगा। क्लियर? क्लियर चंदन जी? क्लियर? चलिए, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोग बास्केट की सभी वस्तुओं की कीमत में हो रहे परिवर्तन को दर्शाती है। आप अभी मेंस लिख रहे होंगे तो एक सापेक्ष गरीबी या निरपेक्ष गरीबी जरूर पढ़े होंगे, और वहीं से क्वेश्चन है जो देखिए उठाया है, इसको मुद्रास्फीति से जोड़ दिया है। खाद्य पदार्थ और ईंधन के उपयोग बास्केट के बाहर रखते हुए मुद्रास्फीति को कोर मुद्रास्फीति कहा जाता है। उपभोग बास्केट से खाद्य पदार्थ, ईंधन, सोने एवं चांदी को बाहर रखकर आगनित मुद्रास्फीति को सुपर कोर मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। कौन से कथन सही है? 7 नंबर का बताइएगा क्या होगा जो। टफ लग रहा है क्या? टफ लग रहा है? चंदन जी, टफ है क्या? क्वेश्चन टफ है।
चलिए बताइए बताइए जल्दी। चलिए इसका भी क्या है, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोग के बास्केट के सभी वस्तुओं की कीमत में होने परिवर्तन को दर्शाती है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में खाद्य पदार्थ और ईंधन के उपभोग बास्केट से बाहर रखते हुए मुद्रास्फीति को कोर मुद्रास्फीति है जो कहा जाता है। उपभोग बास्केट से खाद्य पदार्थ, ईंधन, सोने और चांदी को बाहर रखकर आगनित मुद्रास्फीति को सुपर कोर मुद्रास्फीति के रूप में जो जाना जाता है। ये है जो आपके तीनों ऑप्शंस है जो क्या है, सही है। तीनों ऑप्शंस है जो आपके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मिल जाएगा ये सब चारों क्या है, ये आपको मिल जाएगा। आप हमारा पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा और तुम सब क्रीम क्वेश्चंस को निकाल कर आपके सामने रखे, एक बार पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से है जो आपको एग्जाम में वहां जाइएगा तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उठा के डाल देगा आपको। इतना हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए पीएम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पढ़िएगा क्वेश्चंस क्या कर रहा है, सही नहीं है। पीएम आशा पीएम आशा सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मूल समर्थन योजना तथा मूल स्थिरीकरण कोष को पीएम आशा के साथ एकीकृत किया गया है। पीएम आशा के अंतर्गत केवल दलहनी फसलें आच्छादित है। कौन से कथन सही नहीं है बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। आठ नंबर का बताइएगा क्या होगा जो। पीएम आशा से रिलेटेड 69 में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डायरेक्ट योजना से पूछा था। अब समझ लीजिए कि क्वेश्चंस कहां से बनाएगा इस बार। चलिए बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा जो। चलिए तो ये है जो दोस्तों है जो सिर्फ केवल देखिए जहां केवल रहे उसको ज्यादा चांस होता है कि वो आपका आंसर होगा। तो केवल जहां लग गया इसमें है जो क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ दलहनी के लिए नहीं है, बागवानी के लिए भी है। तो दोस्तों जो केवल दलहनी फसलें के लिए आच्छादित है ये है जो ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन का सही होगा। कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। मेंस का 400 जाएगा, 400 400 जितेंद्र जी जाएगा 400। चलिए बायोराइड योजना, बायोराइड योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बायोराइड योजना कौन सा सही नहीं है। बायोराइड योजना, बायोराइड योजना के क्रियान्वयन हेतु वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नोडल विभाग बनाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता विकास को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 2021-22 से 25-26 तक 9197 करोड़ रुपया इसके लिए जो परिव्यय किया गया। और इस योजना का उद्देश्य 2030 तक भारत को $300 अरब जैव अवस्था बनाना है। बायोराइड पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, बताइए। हाँ मेंस का ही बता रहे हैं भाई, मेंस का ही। नहीं 500 से ऊपर, एसडीएम 500 से ऊपर अब मिलेगा। एसडीएम 500 से ऊपर मिलेगा।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बताइए बायो राइड योजना बताइए। जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, जितेंद्र जी का आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, जितेंद्र जी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। बायो राइड योजना जो है दोस्तों वैज्ञानिक एवं अनुसंधान अनुसंधान परिषद का नोडल विभाग बनाया गया, एक गलत है, समझ गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल एजेंसी है जो इसका बनाया गया। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया। सर मैंने मिल जाएगा 460-80 पे मिल जाएगा। चार सौ साठ अस्सी पे मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। ए जिन्होंने बताया वो है जो सही आंसर है। बाकी ए 3 आप है जो कॉपी में मेंस के लिए है जो इसको लिख लीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत से है जो इस सब क्वेश्चंस को खोजा गया है। तो आप जरूर बायो राइड योजना क्या है, क्या इसके परिव्यय हैं, और है जो भारत 2030 तक 300 अरब डॉलर करने का है जो जैव व्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो रखा है। तो आप बाकी चीजों को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्या है टेंशन हो रहा है? बढ़िया से लिख दिए हैं तो टेंशन नहीं होगा। सर बताइए ना, बहुत टेंशन है थोड़ा दिल में। डीआई मिस्टेक सबका हुआ है, डीआई में मिस्टेक सबका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से GS2 और पेपर लिख दिए हैं तो नंबर है जो आपको मिल जाएगा, क्योंकि भीड़ है इस बार। क्या है? भीड़ है। भीड़ में जिसका कॉपी अच्छा लिखा रहेगा उसको नंबर मिलेगा। अगर आप एवरेज लिखे हैं तो एवरेज नंबर मिलेगा, अच्छा लिख दिए हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत लो एक्स का 5वां सबसे बड़ा भंडार वाला देश है। भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत सरकार ने वर्ष 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? GS2 तो हिलारियस दिया हूं, हिलेरियस। बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा, इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। 10 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो लो अयस्क का 5वां सबसे बड़ा भंडार वाला देश है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत सरकार ने 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। कितने कथन सही है बताइएगा। देखिए मेंस के कटअप को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस बार जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 405 से ज्यादा कटअप नहीं जाने की उम्मीद है। आप सोचते हैं कुछ, नंबर आता है कुछ, इसीलिए इसका प्रिडिक्शंस करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए बताइए। केवल 2 है जो आंसर बोल रहे हैं जितेंद्र जी। नहीं, इसका है जो आंसर हो जाएगा सभी 3। अभी हाल फिलहाल में तो है जो रिपोर्ट से जाया है, और रिपोर्ट से जरूर पढ़िएगा मेरे भाई। अब है जो उद्योग से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उद्योग से खनिज से जो क्वेश्चंस अब BPSC ने पूछना शुरू कर दिया है, आपके पास डेटा है जो जरूर रहना चाहिए। तो सभी 3 है जो इसके आंसर सही होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अभी देखिए गैलेथिया खाड़ी जो था अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, गैलेथिया खाड़ी, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गैलेथिया खाड़ी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। केंद्र सरकार ने गैलेथिया खाड़ी को देश का प्रमुख बड़े बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया है।
गलेथिया खाड़ी को 44,000 करोड़ रुपया की लागत से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में भारत का 100% ट्रांसशिप्ड कार्गो कोलंबो एवं सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर होता है। कौन से कथन सही है? गलेथिया खाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बताइएगा गलेथिया खाड़ी के बारे में बताइएगा। आप हमारे साथ मेंस का, अरे कहां पर चला गया, हाँ यही था ना। आप हमारे साथ मेंस में भी जुड़ सकते हैं। मेंस का भी है जो 6-7 क्लास हो गया है, तो आप हमारे साथ मेंस में भी जुड़ सकते हैं। नंबर है जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे है जो जुड़ सकते हैं। बताइए आंसर बताइए, गैलेथिया खाड़ी के बारे में आंसर बताइए। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, अगर जानते हैं तो बताइएगा, नहीं तो फिर है जो हम आपको आंसर इसका बताएंगे। चलिए, तो इसका जो आंसर है, देखिए जहां पर 100% है वहां पर डाउट होता है कुछ। तो ये है जो दोस्तों क्या है, 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो कोलंबो एवं सिंगापुर से होता है। 4 नंबर है जो गलत हो गया। 1 2 3 1 2 3 पहला ऑप्शन है 1 2 3, ये सही होगा। गलेथिया खाड़ी के बारे में ए ऑप्शन है जो आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गिग कामगारों के लिए कानून बनाए जाने की पहल की गई है? गिग वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था। राजस्थान, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कौन से ऑप्शन सही है जो गिग वर्कर के लिए वहां कुछ कानून बनाया? और पहला राज्य कौन सा है जो गिग वर्कर के लिए कानून बनाया है? बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बताइएगा गिग वर्कर के लिए किस राज्य ने है जो कानून की पहल की है? बताइए। चलिए, तो पहला ऐसा राज्य है राजस्थान जो गिग वर्कर के लिए कानून बनाया था, और हाल फिलहाल में कर्नाटक भी है जो दोस्तों है जो इसके लिए है जो कानून बनाया है। तो 1 और 3 जहां ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जहां है वो सही हो जाएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कृषि जिन्स के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाता है? कपास, जूट, गन्ना और धान। एफआरपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइएगा किसके लिए एफआरपी है जो निर्धारित किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। किसके लिए एफआरपी है जो हमेशा है जो एमएसपी और एफआरपी की चर्चा तो हमेशा करते रहते हैं। एमएसपी और दूसरा एफआरपी, बताइएगा किसके लिए है जो किया जाता है? आज का रावण, सी बहुत बढ़िया। गन्ना के लिए है जो किया जाता है। और एक और है जो जुड़ गया है दोस्तों, खोपरा। खोपरा के लिए, जो नारियल जानते हैं ना उसको खोपरा कहा जाता है। तो गन्ना एवं खोपरा, अगर खोपरा भी रहे तो वहां आंसर मारिएगा, सी ऑप्शन सही है। फेयर एंड रेम्युनरेशन प्राइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दूरबीन भारत में स्थापित की गई है? अंतरराष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन, सुबारी दूरबीन, अत्यधिक बड़ी दूरबीन और बड़ी बाइनोकुलर दूरबीन। कौन सी दूरबीन है जो भारत में
स्थापित की गई है अभी हाल फिलहाल में, बताइएगा। कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा जो भी देख रहे हैं। जल्दी से बताइएगा कौन सी दूरबीन है जो भारत में अभी स्थापित की गई है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा कौन सी दूरबीन हाल फिलहाल में है जो स्थापित की गई है। भैया क्वेश्चंस का लेवल टॉप लेवल का मिलेगा भैया, यहाँ पर टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, आज का रावण जी का आंसर सही है, ए है जो इसका सही आंसर है, अंतरराष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन। बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक भूख सूचकांक 2024 का एक संगठक नहीं है। मैंने भूख सूचकांक में इस चारों में से कौन सा संगठक के रूप में काम नहीं किया जाता है, किसका आकलन है जो नहीं किया जाता है, बताइएगा। 15 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो भी देख रहा है एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से बताइएगा किसका है जो एक संगठक जो भूख सूचकांक है उसमें है जो अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बच्चों का अल्प भार, भूख एवं भुखमरी, कौन सा है जो उसका आकलन नहीं किया जाता है। चंदन स्टडी ब्लॉक्स। बहुत बढ़िया, भूख एवं भुखमरी का नहीं किया जाता है। चलिए, नसीम अल बहर क्या है, नसीम अल बहर क्या है, बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा। एक पर्यटक स्थल है, नौसेना अभ्यास है, नाइजीरिया का वाटरफॉल है, या तुर्की का पर्यटक स्थल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रावण जी, बहुत बढ़िया। ईरान का नहीं, नसीम अल बहर, बताइएगा। ये तो हमेशा पढ़ते हैं चंदन जी, गलत कैसे कर रहे हैं। जल्दी से बताइए कि ये नसीम अल बहर क्या है। भारत ओमान का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है ना, भूल गए इतना जल्दी। इतना जल्दी भूल गए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से देशों में यूपीआई से भुगतान किए जा सकते हैं। बहुत चर्चा में था कि किस देश में है जो यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से भुगतान किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, रूस, फ्रांस, यूके, मॉरिशस। सही कूट का चयन कीजिए कि किस देश में है जो किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है सर, दोनों मीडियम में क्वेश्चन दीजिए, जरूर 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 कोशिश करेंगे कि दोनों मीडियम में क्वेश्चन लाए हम। बताइएगा इसका आंसर। बताइएगा कि कहाँ, किस देश में यूपीआई में भी है जो आप भुगतान कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जितने भी देश हैं इसको याद कर लीजिएगा या ध्यान रखिएगा, ये जितने भी देश हैं सभी देशों में है जो क्या करते हैं, यूपीआई से भुगतान है जो कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया चंदन जी, आज का रावण जी बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। देखिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जो पिछले बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन है जो पूछा गया था। ये क्वेश्चन को डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, किस अवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। कब है जो दोस्तों है जो मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है।
जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस अवस्था में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी? बताइएगा कब होगा कि है जो मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी? बताइए। चलिए, जब है जो जनसंख्या में बैंकिंग की आदत में वृद्धि होगी, तब है जो दोस्तों जो मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है बताइएगा। चलिए, ये तो था, ये तो खैर जो जो हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसका पीडीएफ भी है जो आपको मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीटी और मेंस में। कोई भी क्वेरी है, आप क्वेरी है जो हमसे है जो पूछ सकते हैं, ये नंबर है। समझ गए। चलिए 5 क्वेश्चन साइंस का करवा देते हैं। जब हमारे साथ जुड़िएगा तो यह जो पीडीएफ है जो आपको मिलेगा। चलिए 5 क्वेश्चन साइंस का भी है जो आपको करवा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा जो प्लांट के लिए है जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? लोह, मैग्नीज, मैग्नीशियम और क्लोरीन। बताइएगा पहला का। अच्छा, इंग्लिश से। हाँ, क्या पूछ रहे थे रावण जी? कुछ क्वेश्चन से जो बोल रहे थे, क्या था? कमेंट पढ़ने दीजिए। मुद्रा गुणक का, हाँ मनी मल्टीप्लायर। मुद्रा गुणक का जो इंग्लिश होता है वो होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर। बताइएगा कौन से पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आप है जो आंसर दीजिए। चलिए, मैग्नीशियम है जो दोस्तों है जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अच्छा, कौन कौन है जो आप देख लीजिए, ये है जो पूरा लिस्ट है। ये लिस्ट इसीलिए है जो जो हमारे साथ जुड़ेंगे तो पीडीएफ है जो उनको मिलेगा। समझ गया? तो कौन है देख लीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्व लोह, मोलिब्डियम, बोरोन, क्लोरीन, तांबा, जस्ता, निकेल, मैग्नीज। आपने क्लोरीन बोला था। क्लोरीन है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। और इस तरह के हम चार्ट इसीलिए दे रहे हैं कि आप एग्जाम के समय लगातार है जो जल्दी से देख लें क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लियर हो गया? रावण जी क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। देख लीजिए, हम क्वेश्चन बोले थे कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। क्लोरीन है जो क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। छोटा क्वेश्चन है, कहिएगा कि सर कहां से क्वेश्चन पूछ दिया है बीपीएससी। छोटा क्वेश्चन है, समझ गए? इसीलिए ध्यान रखिए। और हम जो क्वेश्चंस बना रहे हैं वो पूरा है जो समझिए कि एकदम बीपीएससी पैटर्न पे है और आपको गच्चा देने वाला क्वेश्चन है सब। तो हमारे साथ जो भी देख रहे हैं जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। आप हमारे साथ जुड़िएगा ना तो आप सब पीडीएफ है जो आपको दे देंगे, पीटी मेंस सबका। पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जल, जल और घुले हुए खनिज, गैस और खाद्य पदार्थ। दूसरा का बताइएगा आंसर क्या होगा जो। पहला का तो मैग्नीशियम हो गया। चलिए दूसरा का बताइए आंसर क्या होगा। अभी तो ये तो मेंस वाला जो है, मेंस का बैच स्टार्ट हो गया। बहुत लोग लिखना चालू कर दिए। और अभी अगर आप नहीं जुड़ते हैं, 1000 क्वेश्चन मेंस का करवाएंगे हम। 1000 क्वेश्चन अभी से ही, करीब करीब 35 क्वेश्चन हो गया। आप जल्दी से जुड़िए
आपको बहुत फायदा करेगा। चलिए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का अर्थ क्या होता है? जल और घुले हुए खनिज को है जो ले जाना, है ना। यहां से क्या करता है? जड़ को, जड़ से है जो ऊपर है जो सभी जगह है जो पहुंचाता है, क्या? जाइलम। और फ्लोएम है जो खाद्य पदार्थ को सभी जगह पहुंचाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बी आंसर सही है। चलिए तीसरा बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि गतिविधि को निरोध करता है, माने रोकता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और जिब्रेलिन। कौन है जो दोस्तों है जो पौधे की वृद्धि में है जो रुकावट पैदा करता है? बताइएगा। बताइएगा आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा बताइएगा। शायद सी। बहुत बढ़िया, एब्सिसिक एसिड जो है, शायद नहीं, सही है। एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों है जो क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए चौथा, मंड निम्नलिखित में से किस जीवाणु के श्रेणी के से संबंध है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिकम। ये है जो सब बाउंसर क्वेश्चंस है, फंस जाएंगे। हाँ, ये होगा, ये होगा, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन से डालना प्रयास किए हैं हम। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपनी बात को रखें, कमेंट में अपनी बात को रखें, कमेंट में अपनी बात को रखें। बताइएगा, मंड स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु के श्रेणी से संबंध है? बताइएगा। इसमें 10 क्वेश्चंस आपका साइंस भी था, 20 क्वेश्चंस करेंट भी है, और इसी तरह से है जो आपके साथ है जो लाते रहेंगे। तो आज इतना ही, 6 क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर है दोस्तों जो कल है जो आपसे मिलेंगे। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? जो बी, कार्बोहाइड्रेट। बहुत बढ़िया, कार्बोहाइड्रेट, बहुत बढ़िया, कार्बोहाइड्रेट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से मरुद्भिदों जीरोफाइट की विशेषता नहीं है? जीरोफाइट की विशेषता नहीं है, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सी मरुद्भिद जीरोफाइट की विशेषता नहीं है? छोटी पत्तियां, रंध्र की बड़ी संख्या, मोमबी, उप त्वचा और गर्त में रंध्र, जिसको क्यूटिल कहते हैं। क्यूटिल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्यूटिल, ध्यान रखिएगा। कौन सा है जो दोस्तों है जो जीरोफाइट, जहां पर मरुस्थल होते हैं उसमें जो नहीं पाई जाता है? बताइएगा। चलिए, उसमें है जो दोस्तों है रंध्र अस्टोमेटा है जो बड़ी संख्या में है जो नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन है जो इसमें भी है जो सही होगा। चलिए, अब आगे है लवण। लवण मृदोद्भिद, हेलोफाइट, जहां नमकीन, नमकीन में जहां पौधे उगते हैं, वह पादप जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उगते हैं? अम्लीय, लवण मृदा, काली मृदा और बलुई। हम आंसर ही बता दिए आपको, आंसर ये है जो आपको हम बता दिए है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी है, लवण मृदा है जी। तो आज का जो हमारा जो फोकस था कि 20 करेंट करवाएं, कुछ साइंस करवाएं, और मेंस का भी आप है जो हमारे साथ, मेंस के आप समय नहीं बच पाया है कि आपको मेंस का क्वेश्चंस करवा पाए, तो कल सुबह मेंस का हम क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए, जल्दी जुड़ लीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। 9673258206 पे या 9594
792049 पे आप हमारे साथ इस पे जुड़ सकते हैं। और पीटी और मेंस दोनों में आप हमारे साथ लिखने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 क्वेश्चंस का आपका सीरीज है जो चलेगा मेंस में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, कल सुबह में है जो आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेरी को जल्दी रखिए, कमेंट में अपना क्वेरी को जल्दी से रखिए। जल्दी से अपना कमेंट में क्वेरी रखिए, जो क्वेरी है अपना कमेंट में रखने का प्रयास कीजिए। जो भी है क्वेरी कमेंट में रखिए आप। चलिए तब आज यहीं तक है जो रखने का प्रयास करते हैं। फिर है दोस्तों जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। हाँ क्या आया, कोर्स फी कितना है? पीटी और मेंस का दोनों मिलाकर 4000 रुपया है रावण जी, 4000 रुपया है। आप इसको 2 भाग में भी कर सकते हैं। आप अगर मेंस में जुड़ना चाहते हैं, मेंस का कॉपी आज नहीं दिखा पा रहे हैं, अब 9:30 हो गया, कल सुबह में दिखाएंगे। अब 25 क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। और आप है जो जल्दी से जुड़ना है तो जल्दी से जुड़ जाइए दिए गए नंबर पे। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो दोस्तों है जो फिर है जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए इसी तरह से, फिर इसी तरह से आपके लिए करते हुए है जो हम रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।